गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है बैटल ऑफ हल्दी घाटी। और हल्दी घाटी का वॉर हुआ था 18 जून 1576 में। अब देखिए कि अकबर ने मानसिंह को लीडरशिप सौंपी, किसकी? मुग़ल आर्मी की, कि भाई जाओ और महाराणा प्रताप को कैद करके बंदी बनाकर मेरे पास लेकर आइए। दूसरी बात, इस जो चीफ कमांडर था, जो सहायक सेनापति था, वो था आसफ का। अब जब ये निकलते हैं मैगजीन फोर्ट से, अजमेर से निकलते हैं, उसके बाद मानसिंह अपना कैंप लगाता है कहाँ पर? मौलेला में। और मौलेला कहाँ पर है? राजसमंद में। दूसरी ओर महाराणा प्रताप भी अपना कैंप लगाते हैं, और कैंप कहाँ लगाते हैं? लॉसिंग, एक जगह का नाम है, वहाँ पर लगाते हैं, उदयपुर के पास ही। ठीक है, तो मौलेला में किसने लगाया? मानसिंह ने कैंप लगाया अपना, और लॉसिंग में महाराणा प्रताप ने कैंप लगा दिया। अब देखिए, ये जो हल्दी घाटी का जो वॉर है, इस हल्दी घाटी के बैटल या वॉर को और भी कई नामों से जाना जाता है, जैसे बादशाह बाग का युद्ध, खमनौर का बैटल, गोगुंदा का बैटल। इन 3-4 नामों से और उनको जाना जाता है। और कर्नल जेम्स टॉड ने ही बैटल ऑफ हल्दी घाटी को क्या कहा है? हल्दी घाटी का युद्ध कहा है। मतलब हम जो कहते हैं हल्दी घाटी का युद्ध, तो ये हल्दी घाटी का युद्ध जो नाम दिया है, यह नाम किसने दिया है? यह नाम दिया है कर्नल जेम्स टॉड ने। और कर्नल जेम्स टॉड को माना जाता है हमारे आधुनिक राजस्थान का इतिहासकार। मॉडर्न जो राजस्थान है, इसका जो फादर माना जाता है हिस्ट्री का हमारे, तो वो कौन माना जाता है? कर्नल जेम्स टॉड। तो कर्नल जेम्स टॉड ने ही हल्दी घाटी के वॉर को हल्दी घाटी का वॉर पहली बार कहा था। अब देखिए, अब हल्दी घाटी का युद्ध क्यों कहते हैं इसको? हल्दी घाटी के बैटल से पहले हम समझेंगे कि इसको हल्दी घाटी का युद्ध क्यों कहा गया। देखिए, क्योंकि ये जो हल्दी घाटी है, हल्दी घाटी का है एक छोटा सा रास्ता है। जैसे देखिए, ये हल्दी घाटी, और हल्दी घाटी में देखिए एक तरफ गोगुंदा की पहाड़ी है, और गोगुंदा की पहाड़ी कहाँ पर है? उदयपुर में। तो दूसरी ओर आप देखो, दूसरी ओर है खमनौर की पहाड़ी, जो कहाँ पर है? राजसमंद में। तो एक और गोगुंदा की पहाड़ी और एक और खमनौर की पहाड़ी, इन दोनों के बीच में जो ये तंग रास्ता दिखाई दे रहा है आपको, इसे ही क्या कहा गया था? इसे ही हल्दी घाटी कहा गया था। क्लियर? तो खमनौर की पहाड़ी और गोगुंदा के बीच का जो एक छोटा सा रास्ता था, उसे क्या कहा गया? हल्दी घाटी कहा गया था। अब देखिए कि जो कर्नल जेम्स टॉड थे, कर्नल जेम्स टॉड ने हल्दी घाटी के बैटल को क्या कहा था? मेवाड़ की थर्मोपल्ली कहा था। कि मेवाड़ की थर्मोपल्ली क्या था? हल्दी घाटी का वॉर था। अब यह देखेंगे कि थर्मोपल्ली क्या है, क्यों कहा गया था। तो देखिए, थर्मोपल्ली एक जगह का नाम है जो कहाँ पर है? ग्रीस में। और थर्मोपल्ली में ही एक वॉर हुआ था जिसे थर्मोपल्ली बैटल कहते हैं। ये हुआ था 480 BC में हुआ था। और इस थर्मोपल्ली का जो बैटल हुआ था, इसका जो रीजन्स थे, सेम एज इट इज़ रीजन किसके थे? हल्दी घाटी के वॉर के सेम रीजन थे। इसीलिए ही मेवाड़ की थर्मोपल्ली किसको कहा गया? हल्दी घाटी को कहा गया। अब देखिए, थोड़ा सा और देख लीजिए इसमें कि थर्मोपल्ली जो युद्ध था, वह युद्ध किसी से बीच लड़ा गया था? फारस और यूनान की जो सेना थी, इनके बीच लड़ा गया था, जिसमें फारस की ओर से लीडरशिप कौन कर रहा था सेना का? जेरेक्सस। और यूनान की ओर से लीडरशिप कर रहा था लियोनिडोस। हम ये मान सकते हैं यूनान जो है उसकी हम सिमिलरिटी मान सकते हैं हल्दी घाटी युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना है, और जेरेक्सस की सेना हम मान सकते हैं अकबर की सेना है। तो इस युद्ध में लियोनिडोस की जो सेना है वह फारस की सेना के मुकाबले बहुत छोटी थी। तो कर्नल जेम्स टॉड ने थर्मोपल्ली के युद्ध की समानता हल्दी घाटी से की थी, इसीलिए इसे क्या कहा गया? मेवाड़ की थर्मोपल्ली कहा गया था। ठीक है, अब आगे देखिए, हम इसमें देखते हैं बोथ आर्मीज केम फेस टू फेस ऑन द मॉर्निंग ऑफ 18 जून 1576 AD कि 18 जून 1576 की मॉर्निंग में ये दोनों आर्मी, मुगल और राजपूत जो आर्मी थी, ये दोनों आमने सामने हो जाती हैं। 18 जून 1576 की सुबह हल्दी घाटी और खमनौर के मध्य एक मैदान में ऐतिहासिक युद्ध हुआ, जो बाद में रक्त तलाई के नाम से जाना गया। In first phase,
अब पहला मोर्चा होता है, ठीक है। पहले मोर्चे में क्या था, राजपूत अंडर द लीडरशिप ऑफ हाकिम का सूर, कि महाराणा प्रताप के जो लीडरशिप कर रहा था सेना का, वो कौन कर रहा था, हाकिम का सूर कर रहा था। अटैक मुगल आर्मी एंड मुगल सोल्जर्स रेन इन ऑल डायरेक्शंस, मुगल आर्मी पर अटैक किया और जो मुगल आर्मी थी, मुगल सोल्जर्स थे, वो भागने लगे। देखिए इसमें कि महाराणा प्रताप की जो सेना थी वो सेना पहाड़ी के ऊपर थी और जो मुगल सेना थी वो मुगल सेना समतल मैदान पर थी। तो महाराणा प्रताप की सेना कम होते हुए भी वह मुगल सेना के ऊपर भारी थी। और हरावल दस्ता का जो नेतृत्व कर रहा था वो कौन कर रहा था, हाकिम का सूर। और हरावल दस्ता क्या होता है, देखिए जब युद्ध होता है तो उस युद्ध में जो योद्धा होते हैं, जो पहली लाइन होती है, उस पहली लाइन में जो सबसे आगे जो योद्धा होते हैं, जो शत्रुओं का मुकाबला करते हैं, उसे कहा जाता है हरावल दस्ता। तो हरावल दस्ते का नेतृत्व कौन कर रहा था, हाकिम का सूर कर रहा था। तो कहा जाता है कि पहला जो मोर्चा था महाराणा प्रताप की तरफ से, वह इतना शक्तिशाली मोर्चा था, इतना शक्तिशाली उन्होंने प्रहार किया था मुगल सेना के ऊपर कि मुगल सेना डर के मारे भागने लगी थी। मुगल सेना के हरावल दस्ते द्वारा घाटी में घुसपैठ करने के प्रयास की प्रतिक्रिया स्वरूप महाराणा प्रताप की सेना मुगलों पर टूट पड़ी। प्रताप के हरावल सैन्य दलों का नेतृत्व पठान हाकिम खां सूर कर रहे थे। भीलू राणा, जो राणा पूंजा के नाम से भी जाने जाते हैं, उनके नेतृत्व में भील आदिवासियों ने गोरिल्ला पद्धति से युद्ध करते हुए मुगलों के छक्के छुड़ा दिए। देखते ही देखते शाही सेना में खलबली मच गई। रक्त तलाई घोड़ों की टापों, हाथियों की चंगाड़ों और तलवारों की झनकारों से गूंज उठी। चारों तरफ हाहाकार मच गया। और यहीं पर ही क्या था, एक व्यक्ति था जिसका नाम था बदायूनी, जो मुगल इतिहासकार था। तो बदायूनी भी इस युद्ध में था, जिसने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था मुंतखाब उल तवारीफ। यह इसने बुक लिखी थी और इस बुक में इसने लिखा था कि महाराणा प्रताप की जो राजपूत सेना है, इस राजपूत सेना ने जो प्रहार किया था वह इतना ज़बरदस्त था कि मुगल सेना इधर उधर भागने लगी थी। आगे देखिए, 73 खां स्प्रेड द रूमर दैट अकबर हिमसेल्फ वाज कमिंग विद द रॉयल फोर्सेस। अब जब मुगल सेना इधर उधर भागने लगी, तब एक व्यक्ति था मुगल सेना में जिसका नाम था 73 खां। तो 73 खां ने एक झूठी खबर फैला दी थी कि अकबर खुद अपनी सेना लेकर, इस शाही सेना लेकर इस मैदान में आ रहा है। जब ये खबर किसने सुनी, मुगल आर्मी ने सुनी, तो उनका मनोबल बढ़ा और वे एक स्थान था जिसका नाम था रक्त तलाई, जो बनास नदी के पास है, उस स्थान पर वो आकर इकट्ठा हो जाते हैं। ठीक है, तो पहला मोर्चा कौन जीता है, पहला मोर्चा जीता है महाराणा प्रताप। और दूसरे मोर्चे में क्या था कि जो मुगल सेना है वो रक्त तलाई नामक स्थान पर आ जाती है। अब तीसरा जो मोर्चा होता है, वह तीसरा मोर्चा चलता है किसके बीच में, हाथियों के बीच में। और आप देखिए कि महाराणा प्रताप के जो हाथी थे उनका नाम था पूना, या इसका लूना बोल सकते हैं। दूसरा था रामप्रसाद, तीसरा था चक्रवात और चौथा था खांडेराव। ये हाथी किसकी तरफ से थे, ये महाराणा प्रताप की तरफ से थे। और मुगल आर्मी अकबर की तरफ से भी 4 हाथी जिनको ट्रेन किया गया था, जिनको बहुत ज़्यादा मतलब ट्रेनिंग दी गई थी। तो अकबर की तरफ से कौन थे, अकबर की तरफ से 4 हाथी थे जिसका नाम था गजराज, गजमुक्ता, रणमदार और मर्दाना। मर्दाना वह हाथी था जिस पर मानसिंह बैठा था। जब हाथियों का वॉर होता है तो इस हाथी के वॉर में जो पूना और जो रामप्रसाद है इसको छोड़ा जाता है। तो ये इनकी जो दांत होते हैं, इन दांतों में खंजर बांधे जाते हैं जहरीले, और पूंछ में तलवार बांधी जाती है। तो ये शत्रुओं को काटते हुए चले जाते हैं। बाद में बहुत मुश्किल से इनके महावतों को मार दिया जाता है, और मारने के बाद ये जो हाथी थे, इन हाथियों को कंट्रोल में कर लिया जाता है। अब देखिए थोड़ा सा कि रामप्रसाद के बारे में क्या कहावत है, क्या कहा गया है रामप्रसाद हाथी के बारे में। तो आप ये देखिए,
आप सभी ने महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक के बारे में तो सुना ही होगा, लेकिन महाराणा प्रताप जी का एक हाथी भी था। उसका नाम था राम प्रसाद। उस हाथी का उल्लेख अल बदायूनी ने, जो मुगलों की ओर से हल्दी घाटी के युद्ध में लड़ा था, उसने अपने एक ग्रंथ में किया है। वो लिखता है कि जब महाराणा प्रताप पर अकबर ने चढ़ाई की थी, तब उसने दो चीजों को ही बंदी बनाने की मांग की थी। एक तो खुद महाराणा प्रताप और दूसरा उनका हाथी राम प्रसाद। वो हाथी इतना समझदार व ताकतवर था कि उसने हल्दी घाटी के युद्ध में अकेले ही अकबर के 13 हाथी को मार गिराया था। उस हाथी को पकड़ने के लिए अकबर की सेना ने 7 बड़े हाथियों का एक चक्रव्यूह बनाया और उन पर 14 महावतों को बिठाया, तब कहीं जाके उसे बंदी बना पाए। उस हाथी को अकबर के सामने पेश किया गया, जहां अकबर ने उसका नाम पीर प्रसाद रखा। राम प्रसाद को मुगलों ने गन्ने और पानी दिया, पर उस स्वामी भक्त हाथी ने 18 दिन तक मुगलों का ना ही दाना खाया और ना ही पानी पिया, और वो शहीद हो गया। तब अकबर ने कहा था कि जिसके हाथी को मैं मेरे सामने नहीं झुका पाया, उस महाराणा प्रताप को मैं कैसे झुका सकता हूं। तो देखा आपने कि महाराणा प्रताप ने राम प्रसाद को पकड़ लिया और राम प्रसाद का नाम क्या रख दिया था? पीर प्रसाद रख दिया था। आगे देखिए, महाराणा प्रताप अटैक्ड मान सिंह हु वाज सिटिंग ऑन एलिफेंट नेम्ड मर्दाना, कि महाराणा प्रताप ने मान सिंह पर अटैक किया, जो किस पर बैठा था? मर्दाना नामक एक हाथी पर बैठा था। मान सिंह सेव्ड हिमसेल्फ बट महाराणाज हॉर्स चेतक इंजर्ड। महाराणा मान सिंह जो था वह मान सिंह तो बच गया, लेकिन उसका जो महावत था, जो हाथी चला रहा था, वह मारा गया। और जब महाराणा प्रताप का घोड़ा हाथी के मस्तक पे से जब नीचे उतर रहा था, तो उसके जो पैर था, वो पैर हाथी के खंजर से कट गया था। ठीक है, पूरा नहीं कटा, मतलब चीरा लग गया था, मतलब वो जहरीला खंजर था। ठीक है, और वो घायल हो गया था। जब प्रताप ने अपने घोड़े चेतक को एड़ लगाकर मान सिंह के हाथी पर चढ़ा दिया और उस पर भाले से भरपूर वार किया, मान सिंह हौदे में दुबक गया। हाथी से उतरते समय चेतक की एक टांग कट गई। मुगल आर्मी सराउंडेड महाराणा प्रताप। झाला मन्ना रिक्वेस्टेड महाराणा, गिव मी योर symbol and leave the battlefield. You need to be alive for the welfare of मेवाड़। कि देखिए, मुगल आर्मी महाराणा प्रताप को चारों ओर से घेर लेती है। तब एक व्यक्ति था जिसका नाम था झाला मन्ना या झाला बीता, जो महाराणा प्रताप की तरह ही दिखता था। उसने महाराणा प्रताप के पास आया वह, और महाराणा प्रताप से उसने रिक्वेस्ट की कि आप अपना जो ये चिन्ह है, वो चिन्ह, राज चिन्ह, आपके मुकुट, ये कवच, ये क्या मुझे दे दीजिए, और आप इस बैटलफील्ड से चले जाइए, क्योंकि आपको मेवाड़ के कल्याण के लिए जिंदा रहना है, आपको जीवित रहना है, आपको ज़रूरत है मेवाड़ की, इसलिए आपको जीवित रहना है। इस स्थिति को भांपकर महाराणा प्रताप के हमशक्ल सेनापति झालामान ने महाराणा प्रताप से आज्ञा लेकर उनका राज मुकुट धारण किया। मुगल सेना झालामान को महाराणा प्रताप समझकर उन पर टूट पड़ी। झालामान शहीद हो गए। नेक्स्ट देखिए, चेतक डाइड व्हाइल क्रॉसिंग ए डिश नियर बलीचा विलेज, कि जब झाला मन्ना ने राजमुकुट ले लिया, तब महाराणा प्रताप वहाँ से निकल गए बैटलफील्ड से, तो लगभग 5 किलोमीटर दूर जाकर चेतक ने एक नाले को पार किया था बलीचा गांव में, और वहाँ पर जब चेतक ने वो नाला पार किया, तो उसके बाद उस चेतक की डेथ हो गई थी। उधर चेतक ने अपने स्वामी को 5 किलोमीटर तक 3 टांगों पर ही लेकर एक बरसाती नाले को पार किया। उसके पश्चात उसके प्राण पखेरु उड़ गए। चेतक अम्ब्रेला हैज़ बीन बिल्ड देयर, और चेतक की जो समाधि है, चेतक की समाधि कहाँ बना दी गई? महाराणा प्रताप ने बलीचा गांव में ही समाधि उसकी बना दी। शक्ति सिंह ब्रदर ऑफ महाराणा प्रताप के मेयर, महाराणा प्रताप के जो ब्रदर था जिसका नाम था शक्ति सिंह, वह वहाँ आया था। वाइल प्रताप वाज क्राइंग
फॉर हिज चेतक, जब प्रताप अपने चेतक के लिए रो रहे थे। प्रताप एम्ब्रेस्ड हिम एंड फॉरगिव हिम, महाराणा प्रताप ने उसे अपने गले लगा लिया और उसे माफ़ कर दिया। यह सोर्सेज हमें कहाँ से पता चलता है? अमर काव्य वंशावली से पता चलता है और राज प्रशस्ति से पता चलता है, जो किसने लिखी थी? रणछोड़ भट्ट ने लिखी थी। यहाँ एक बात और देखिए कि जो महाराणा प्रताप है वह क्यों माफ़ करते हैं शक्ति सिंह को? बिकॉज कि जब महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक हुआ था, कोरोनेशन हुआ था, उस समय शक्ति सिंह को बुरा लगा और शक्ति सिंह अकबर के शरण में चला गया था। तब सारी इन्फॉर्मेशन जो कुछ भी थी वो सब किसने दे दी थी? शक्ति सिंह ने अकबर को दे दिया था। तब इसी गलती के लिए वह महाराणा प्रताप के पास आता है और क्षमा मांगता है, तब महाराणा प्रताप उसे क्षमा कर देते हैं। अब आगे देखिए, सम हिस्टोरियंस कॉल्ड दिस बैटल एज इंडिसाइसिव एंड इनकन्क्लूसिव, कि कुछ जो इतिहासकार हैं वे इतिहास का जो हल्दी घाटी का बैटल है इसको अनिर्णित अनिर्णायक युद्ध घोषित करते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो बैटल था, इस बैटल में किसी भी प्रकार का कोई डिसीजन नहीं निकला था। इस वॉर का मेन मोटिव क्या था? कि अकबर के द्वारा महाराणा प्रताप को बंदी बनाना। अब आगे देखिए, एनालिसिस ऑफ रिजल्ट ऑफ हल्दी घाटी बैटल, कि हल्दी घाटी के जो बैटल था इसको हम एनालिसिस करते हैं इसके रिजल्ट का। तो क्या देखते हैं? द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ अकबर वॉज टू कैप्चर महाराणा प्रताप, की महाराणा प्रताप का मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? महाराणा प्रताप, अकबर का मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? महाराणा प्रताप को कैप्चर करना, उन्हें पकड़ना। बट अकबर फेल, लेकिन अकबर इसमें क्या हो गया? फेल हो गया था। अकबर बिकेम एनॉयड विद मान सिंह एंड आसफ खां। अब इसके बाद क्या हुआ कि अकबर मान सिंह और आसफ खां से नाराज़ हो गया और अकबर स्टॉप ग्रांट्स गिवन टू देम, और अकबर ने क्या किया कि उन्हें दरबार में आने पर उन्हें कुछ दिनों के लिए प्रतिबंध लगा दिया था। अकबर हिमसेल्फ लेड द मेवाड़ कैंपेन फ्रॉम 1577, कि अकबर खुद 1577 में मेवाड़ की ओर अभियान किया। एंड इसके बाद शाहबाज खान ने भी 3 ट्रिप्स किए थे 1577 से 1579 के बीच, लेकिन ये दोनों सक्सेस नहीं हुए थे। तो क्या कहा जा सकता है ऑल दीज अबाउट, कि इन सभी पॉइंट्स को देखते हुए कि जो बैटल था, बैटल ऑफ हल्दी घाटी, ये है महाराणा प्रताप के फेवर में था। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और देख लेते हैं। महाराणा प्रताप बिल्ड शिवा टेम्पल, महाराणा प्रताप ने शिवा टेम्पल बनाया था, इसका नाम था नीलकंठ महादेव। कहाँ पर? झायरा पॉन्ड के पास। महाराणा प्रताप मेड चावंड एज हिज इमरजेंसी कैपिटल, और महाराणा प्रताप ने अपनी इमरजेंसी कैपिटल कहाँ बनाई थी? चावंड को बनाया था। एंड महाराणा प्रताप मेड ए टेम्पल ऑफ चामुंडा माता है चावंड, और महाराणा प्रताप ने चावंड में ही चामुंडा माता का मंदिर बनवाया था। महाराणा प्रताप ने अपना सैन्य बल बढ़ाकर सर्वप्रथम अरावली पर्वत की घाटियों में बसे दिवेर पर चढ़ाई कर विजय प्राप्त की। इसके बाद कुंभलगढ़ पर भी विजय प्राप्त की। सिर्फ चित्तौड़गढ़ को छोड़कर सारे मेवाड़ को अपने अधीन कर लिया। कालांतर में महाराणा ने चावंड में अपनी राजधानी स्थापित की। 19 जनवरी 1597 को राणा प्रताप ने मात्र 57 वर्ष की आयु में इस संसार से प्रयाण किया। हल्दी घाटी का युद्ध एक सांप्रदायिक युद्ध न होकर आत्मसम्मान, मातृभूमि की स्वतंत्रता व स्वाधीनता का संघर्ष था। इसका प्रमाण ये है कि जहां पर अकबर की सेना के सेनापति जयपुर के राजा मानसिंह थे, वहीं पर महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति काबुल के हाकिम खां सूर थे। तो ये था आपका बैटल ऑफ हल्दी घाटी। ठीक है, तो इसमें मैंने आपको सब चीज़ क्लियर कर दी कि बैटल ऑफ हल्दी घाटी कब हुआ था, क्यों हुआ था, हल्दी घाटी क्यों बोला जाता है, मेवाड़ की थर्मोपोली किसने कहा था, हु वाज कर्नल टॉड, ये सभी चीज़ें मैंने आपको बता दी। क्लियर?